नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक नवजात की मौत का मामला जिले के खनौधी उप स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के चलते नवजात की मौत का आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया। सिंगरौली जिले में अपने ससुराल से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए गर्भवती मीना उपाध्याय अपने मायके शहडोल जिले के खनौधी आई थी, जिनका खनौधी उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। स्वस्थ बच्चे की रात में अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई। वहीं इस पूरे मामले में वीएमओ आर.के. शुक्ला का कहना है कि बच्चे को लेटाकर मां फीडिंग करा रही थी, जिसके चलते बच्चे की श्वास नली में दूध चले जाने से बच्चे की मौत हो गई। ये क्या तरीका बताइए ना। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नाम से FRI का है, मैं इनको जेल भेजूंगा। मजाक नहीं, कसम से इस बार तो माफ कर दिया आप लोगों के कहने पर, दोबारा करेंगे हरकत ये तो देख लेंगे। नवजात शिशु बेचारा अपराधी नहीं है, उसको यथावत रखा व्यवस्था उसकी बनाई है। अब आगे तो अब बच्ची मेरी गरीब मान लीजिए, ससुराल में उसका गरीबी से तो मेरे यहाँ आ गई, तो मैं कहा कि चलो कल भर्ती करवाया गया। एडमिट 108 नंबर आई। आशा कार्यकर्ता स्वयं खुद वहाँ पे मौजूद, मैं स्वयं मौजूद। अब 3 किलो 100 ग्राम बच्चा हिस्ट पूछते कि नहीं बताइए आप, क्यों सरपंच? 3 किलो 100 ग्राम बच्चा। अब हिचकाने फिचकाने वाला हम क्या जानेगा? मैं यहाँ बात डॉक्टर साहब जाने की क्या है क्या कोई नहीं जानता भाई, हमें लोग नहीं जानते। मामला ये था कि डिलीवरी केस था, कल हुआ था डिलीवरी 7 बजे करीब। उसके बच्चे को अचानक कुछ तकलीफ हुई है और बच्चा मृत हो गया। मतलब तो ये हम लोग को सूचना गई, हम लोग कुपारू में ही बैठे थे, तो पूछने पर ये पता चला कि माँ जो है लेटे लेटे दूध पिला रही थी बच्चे को, और उसी टाइम में बच्चा हिचकी लिया और हिचकी लेने के साथ ही वो कोलैप्स हो गया बच्चा जो है। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि बच्चा दूध उसकी सांस नली में चला गया, लंग्स में चला गया और उसकी श्वसन गति बंद हो गई। यहाँ पे ड्यूटी में भी लापरवाही बरती। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन से बड़वाह जाते हुए जाम गेट के पास सड़क दुर्घटना में घायल युवक को मानवीयता दिखाते हुए तत्काल अपने वाहन से इलाज के लिए भेजा। यह हादसा जाम गेट के समीप हुआ, जहां एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक के फिर ट्रक में फंस जाने से बाइक सवार कृष्णा सिंह ठाकुर भी साथ में घसीटता चला गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वह घने जंगल का क्षेत्र है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता। संयोग से इस हादसे के समय कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन में कार्यक्रम के बाद इंदौर जाते समय वहां से गुजरे। उन्होंने तत्काल अपने वाहन का काफिला रुकवाया और स्वयं ही पीड़ित की मदद के लिए उतरे। मौके पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत से एम्बुलेंस बुलवाना भी मुश्किल था, इसलिए कमल पटेल ने घायल युवक को अपने वाहन से अस्पताल में रवाना किया। घायल युवक को अपने घर की चिंता थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उसे आश्वस्त कर इलाज के लिए भेजा और उसके परिवार को भी सूचना भिजवाई ताकि परिवार अस्पताल पहुंच सके। अभी तो हॉस्पिटल भर्ती कराते तुमको, चलो इलाज कराते तुम सर घर वालों को। हाँ बता देंगे, बैठो कर इनको गाड़ी बिठाओ, पीछे वाली अपनी गाड़ी लाओ। वो साला घुसता हुआ ले गया सर मेरे को। वो तो मैंने कहा गाड़ी पता नहीं सर कहाँ है मेरी। गाड़ी तो हो जाएगी, तुम तो बच्चों गाड़ी खड़ी तुम्हारे वो पड़ी, पीछे गाड़ी पड़ी है तो तुम यहाँ के टकरा है, यहाँ सर उधर से घसीटते हुए लाया, वो काटरोन गई आगे। क्या नाम तुम्हारा? कृष्णा सिंह ठाकुर है। कृष्णा सिंह ठाकुर। कहाँ रहते हो? गुलावड़। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर।
बंडा की ग्राम कांटी में खेत में बना मकान जिसमें पानी का बोर था। ग्रामीण ठंड के चलते हाथ तापने के लिए लकड़ी में माचिस जलाई तो बोर में से ज्वलनशील गैस निकली, जिसमें बड़ा विस्फोट हुआ। आग में गंभीर रूप से 4 लोग जल गए। घायलों को ग्रामीण के लोग बंडा चिकित्सालय लेकर आए, जहां से डॉक्टर ने सागर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ये लोग खेत पर पानी नहीं देने गए शाम को, और वहाँ अंदर ठंडा लगी तो कमरे में पहुँच गया। अंदर कमरे में गैस निकली बोर से, तो उनने आगे करने के लिए कुछ व्यवस्था की, तो वहाँ से गैस निकली तो वो आग लग गई वहाँ। तो 4 लोग हमारे ग्राम के उसमें आग लग गई 4 जन के लिए। घटना करीबन कितने बजे की है? कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले की। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ तुरंत फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके बंडा आ गए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भगवान श्री रामदेव जी के परम सेवक श्रद्धेय पंडित हरिनारायण पाठक के जन्मोत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र मुंबई अकोला के सुप्रसिद्ध भजन गायक पंडित उमेश याद शर्मा डब्लू एवं सुश्री नीतल शर्मा द्वारा शानदार भजनों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। देर रात तक चले इस भजन संध्या कार्यक्रम में भक्तों ने गुरुदेव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में अकोला मुंबई से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक उमेश शर्मा डब्लू जी एवं नीतल शर्मा द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनकर भक्तगण झूम उठे और भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष भजनों पर नृत्य करते हुए आनंद लिया। अवसर पर भक्तों एवं आयोजकों के निवेदन पर गुरुदेव पंडित हरिनारायण पाठक ने भी बाबा रामदेव के भजन गाकर भक्तों के बीच आनंद व कृपा की वर्षा कर भजन संध्या का आनंद लिया।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों के साथ अनुविभाग एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों से बैठक लेते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु आचार संहिता 4 दिसंबर 2021 से लागू की गई है। आचार संहिता में वर्णित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना अनुकूल व्यवहार, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर का उपयोग निर्वाचन नामावली भरते समय कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर व मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने बताया कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत शहडोल जिले में तीसरे चरण 16 फरवरी 2022 को जनपद पंचायत सोहागपुर के 77 ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत घोपारू के 58 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत बुढ़ार के 101 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जयसिंह नगर की 87 ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत विहारी के 67 ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार कुल 390 ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय आम चुनाव होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महताब सिंह, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरेंद्र सिंह ध्रुवे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MM सागर, कार्यपालन PHP AB निगम, कार्यपालन यंत्री WRD श्रीपति खरे, DPS डॉक्टर मदन त्रिपाठी, तहसीलदार सोहागपुर लवकुश प्रसाद शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विहारी प्रेरणा सिंह, सोहागपुर ममता मिश्रा, घोपारू दिव्या त्रिपाठी, पंचायत इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कसा तंज, कहा पद लोलुपता व वोट कपाड़ने की लालसा में उच्च न्यायालय का आदेश की अनदेखी करी। खेल व खिलाड़ियों के समर्पित नेहरू स्टेडियम अपने राजनीतिक क्षेत्र साधने में इस्तेमाल किए। शिवराज सिंह चौहान की पद लोलुपता इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने इंदौर और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य को दांव पे लगा दिया है। कल 4 तारीख है, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में शिवराज चौहान आदिवासी भाई बहनों के वोट कबाड़ने के लिए स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं। 1 लाख आदिवासी भाई बहनों को एकत्रित कर रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय ने एक समाचार पत्र को जब एक कार्यक्रम एक इवेंट करना चाहते थे, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ये नेहरू स्टेडियम सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए है, किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए या अन्य गतिविधि के लिए हम परमिट नहीं करेंगे। फिर शिवराज चौहान का उच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? इस शहर का कलेक्टर, इस शहर का कमिश्नर क्या उच्च न्यायालय के आदेश से ऊपर है क्या? ये सोचना होगा मध्य प्रदेश के भाई बहनों को कि पद लोलुपता भाजपा की कितनी बढ़ गई है। ये आपको न्याय करना होगा। और मैं तो उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो का संज्ञान लें। आप ही का आदेश है कि ये खेल और खिलाड़ियों के लिए नेहरू स्टेडियम अन्य गतिविधियों के लिए कभी नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष पाताल पानी पहुंचे। कुछ देर बाद इंदौर के नेहरू स्टेडियम आएंगे सभी।
आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में लगे देश के सबसे बड़े निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में इलाज करवाने ललितपुर से पहुंचा कैंसर का मरीज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग स्वयं मरीज को स्ट्रेचर से इलाज करवाने ले गए। शिविर में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीज की तुरंत जांच कर इलाज किया शुरू। मरीज का इलाज TMH मुंबई के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जोशी कर रही हैं। ललितपुर से आए मरीज का नाम मनीराम है। भोपाल के अशोक गार्डन क्षेत्र में स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग स्मृति निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। मुझे लगता है सबसे पहले तो एक्सरे करवा डॉक्टर को बुला लो उसको स्थिति एक्सरे हो गया। कब हुआ? आज ही हुआ ना। चलो तो फिर दिखाओ, सीधे दिखाओ। सभी से मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने जगह पे रुकिए प्लीज। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत किए जाने वाले स्वच्छता कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नगर निगम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रतिदिन नगर के एक वार्ड की सफाई की जाती है। साथ ही वार्ड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं वार्ड वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए घरों का कचरा खुले में न फेंकने, घर के गीले कचरे से मटका खाद बनाने, अमानक पॉलिथीन का उपयोग न करने की समझाइश दी जा रही है। इसी विशेष स्वच्छता अभियान में नगर निगम के वार्डों के सफाई मित्रों और अमले द्वारा वार्डों में विशेष सफाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत मेन रोड की स्वीपिंग मशीन से कराई गई तथा वार्डों की छोटी छोटी गलियों की सफाई मित्रों द्वारा की जा रही है। इस विशेष सफाई अभियान के विषय में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के द्वारा वार्डों में स्वच्छता का एक पैरामीटर तय किया जा रहा है। इसी तय मानक के हिसाब से वार्डों में सफाई की जाएगी। इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य आमजन को सफाई अभियान से जोड़कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है। जहाँ तक बात है स्वच्छता मिशन की, क्योंकि मोदी जी का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं स्वच्छता का, उसी तारतम्य में हमारी नगर निगम द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और अपने आयुक्त महोदय जो हैं उनके जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उससे वास्तव में एक शहर में एक स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो रहा है। वो खुद निरंतर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जिससे अधिकारी कर्मचारी भी काफ़ी मन लगाकर काम कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है इसको। हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक बार हम लोग वार्ड में समग्र तरीके से सफाई करें। फॉर एग्जांपल नालियाँ पूरी साफ़ हों, जो मेन रोड हैं वो साफ़ हों। साथ ही साथ जो गलियों में आपने देखा होगा कि CND वेस्ट, जो भवन भूमि का निर्माण सामग्री होती है, टूटा हुआ सामग्री रहती है, वो डली रहती है, तो उससे गंदगी कहीं ना कहीं एक स्थायी गंदगी है वो। तो हम लोग उसमें साथ में ट्रॉली रखते हैं, JCB रख रहे हैं और उस पूरे CND वेस्ट को भी भर रहे हैं और उसको भी साफ़ कर रहे हैं। और जिनका वो डला हुआ मटेरियल है उन पर फाइन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जो वार्ड में जो दवाई है, जो केमिकल्स हैं जो छिड़के जा रहे हैं गंदगी को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो मच्छर को भगाने की दवाई होती है उस दवाई का भी छिड़काव कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि एक बार हम समग्र स्वच्छता करके लोगों को ये जागरूक करें कि अब इतनी सफाई हमको हर परिस्थिति में मेंटेन करना है। उसमें निगम प्रशासन पूरा साथ में है। साथ ही साथ हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि डस्टबिन अपने घर में रखना है, गीला सूखा कचरा हमें अलग रखना है। 2 और डस्टबिन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कि एक तो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो जैसे हमारे मास्क निकलते हैं, ग्लव्स निकलते हैं, वो रखना है। साथ ही घरेलू हानिकारक अपशिष्ट जो होता है, जैसे सेविंग ब्लेड्स हैं, बच्चों के डायपर हैं, सैनिटरी पैड हैं, इनको भी डिस्पोजल हमें सुरक्षित तरीके से करना है। तो लोगों को ये जागरूकता कर रहा है। इसके अतिरिक्त इसी अभियान में हम लोगों ने 2 और मुहिम लगाई हैं कि कचरे का उत्पादन हम कम कैसे करें या हम कचरे का उत्पादन रोकें कैसे। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आप मटका खाद को प्रमोट करना है। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मटका खाद बनाएंगे, गीला कचरा जो हमें मिलता है आज की स्थिति में नगर निगम सागर में लगभग 60 से 65 टन
गीला कचरा रोज़ निकलता है। अगर हम इसमें से 10 टन भी हमने डेली कम किया मटका खाद से, या 5 टन भी कम किया, तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे शहर के लिए होगा। तो मैं सभी नागरिकों से हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं। इसके दौरान हम ये भी अपील कर रहे हैं कि हमें हर वार्ड में एक तो नेकी की दीवार बनाना है। कहीं ना कहीं हर वार्ड में इतना सामान निकलता है जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, और यदि हम ज़रूरतमंदों को देते हैं तो एक तो सामाजिक सरोकार पूरा होता है, साथ ही साथ हम अनुपयोगी सामग्री का निपटारा भी रीयूज कर लेते हैं उसको। तो ये करना है। हम बर्तन बैंक बनाने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसी अभियान में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बर्तन बैंक बनाएंगे, डिस्पोजल गिलास कप प्लेट आदि का उपयोग कम होगा, तो जो कचरा का उत्सर्जन है वो हमारा कम होगा। इस प्रकार जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक व्यापक अभियान छेड़ा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे वार्ड की स्वच्छता प्रबंधन समितियां हैं, जिसमें हमारे पूर्व निवर्तमान पार्षद जी हैं, हमारे वार्ड के जागरूक युवा हैं, साथ ही साथ जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में तिली तिगड्डा के पास किशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का शव शौचालय के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया और आरोपी फरार हो गए। वारदात सामने आने पर पुलिस ने शुक्रवार को सेप्टिक टैंक से किशोर का शव बरामद किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की उम्र को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सूचना के अनुसार लखनपुत्र गुड्डा आदिवासी निवासी तिली क्षेत्र पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। परिवार वालों ने तलाश किया लेकिन नहीं मिला। इसके बाद परिवार वालों ने गोपालगंज थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सेप्टिक टैंक से पुलिस ने निकलवाया शव। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। शौचालय के सेप्टिक टैंक से लखन का शव बरामद किया गया। मामले में पुलिस वारदात में उपयोग चाकू की तलाश के लिए सेप्टिक टैंक का पानी खाली करा रही है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार दोपहर को बताया कि मृतक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जांच के दौरान उसकी हत्या होना सामने आया। मामले में 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। उनकी उम्र की जाँच की जा रही है। ठीक है, आदमी सौरभ नाम है, वो गाड़ी में बैठा है। क्यों मार दिया? कोई घटना का कारण मालूम है? घटना का कोई हमें मालूम नहीं। हम मजदूरी करके जाते थे, मजदूरी करके आए तो 3 बुध से ना पता था हमारा लड़का। कितनी उम्र थी आपकी लड़की की? 15-16 साल। आज कैसे पता चला कि यहाँ पे मिला है? हम इसलिए सोचते थे कि हर दिन जो काम पे जाता था, मतलब आ जाता था रोज को, तो मैं खारा थका होता, मैं सो गया, खाना पीना खा के आ जाएगा। मनो तीसरे दिन हो गया, फिर मैंने पता किया, हम लोगों ने, हमारे बाल बच्चों ने पता किया कि जो अभी तक नहीं आया। ठीक है, फिर हम लोगों ने खोज लगाई, पता पड़ा कि इनकी लड़ाई झगड़ा हो गई बुध की रात में। अच्छा। तो कोई बोल रहा है कहीं हमने ऐसा ही मारा, और कोई बोल रहा है कहीं उसने छुरा मारा। किसने? समीर ने। ये बोल रहा है कि मैं सवेरे को चाय पिला रहा था, बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। ठीक है, इतनी सी बात है, और पता पड़ी है ऐसे में। शराब वराब भी पीता था लड़का? कौन? ये लड़का नहीं पीता। ये लड़का जिसने जो शराबी गंजेड़ी ये सब। इससे पहले से कोई लड़ाई वड़ाई थी? ये मेरे को मालूम नहीं है इनके झगड़े में क्या था क्या नहीं था। मोहल्ले का ही है, जानने वाला है कोई? वो मैं जानता हूँ, उसके अच्छी तरह जानता हूँ। आसपास ही रहता है घर के? हाँ, वो इधर ही रहता है। और आपका घर कहाँ है? 3 दिन से आपका लड़का गायब। नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी का प्रकरण पुलिस के पास आया था। प्रथम दृष्टया चूँकि मामला संदेह घेरे में था, पुलिस ने तत्काल जो है संदेह के आधार पर 2 लोगों को अपनी अभिरक्षा में लिया। उनसे पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर उक्त बालक का जो है शव बरामद किया गया, और उन्होंने ने जो है अपना अपराध स्वीकार किया है। उसको चाकू से मार के हत्या करना स्वीकार किया है। उनको गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। मारने के बाद कहाँ छिपाया सर, और कैसे मिला है? मारने के बाद उन्होंने एक सेप्टिक टैंक में उसको छिपा दिया था। उनकी निशानदेही पर ही उस बालक का शव जो है बरामद किया। कोई वजह सब सामने आई? क्या वजह? प्रथम दृष्टया ये वजह सामने आई, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, और संभवतः उन्होंने शायद कुछ ड्रिंक का सेवन किया होगा, जिससे कि उनके बीच विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद ये घटना घटी। दोनों आरोपी जो है वो
वो जिन्होंने अपराध किया वो नाबालिग हैं कि बालिग हैं? ये परीक्षण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उस उम्र के आधार पर ही उनको सम्मानित न्यायालय माननीय न्यायालय अभी नहीं पता चल कितना तो नाम नहीं बताया। सर गोपालगंज थाना क्षेत्र के तिली कलारी के पास एक युवक का शव मिला है, सर क्या मामला है ये? इसमें एक नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी का प्रकरण पुलिस के पास आया था। प्रथम दृष्टया चूँकि मामला संदेह के घेरे में था, पुलिस ने तत्काल जो है संदेह के आधार पर 2 लोगों को अपनी अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर उक्त बालक का जो है शव बरामद किया गया और उन्होंने जो है अपना अपराध स्वीकार किया है, उसको चाकू से मार के हत्या करना स्वीकार किया है। उनको गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इन्होंने मारने के बाद कहाँ छिपाया सर और कैसे मिला ये बच्चा? मारने के बाद उन्होंने एक सेप्टिक टैंक में इसको छिपा दिया था। उनकी निशानदेही पर ही उस बालक का शव जो है बरामद किया। कोई वजह सर सामने आई, क्या वजह? प्रथम दृष्टया ये वजह सामने आई, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और संभवतः उन्होंने शायद कुछ ड्रिंक का सेवन किया होगा जिससे उनके बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद ये घटना घटी। ये दोनों आरोपी जो है वो जिन्होंने अपराध किया वो नाबालिग हैं कि बालिग हैं? ये परीक्षण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उस उम्र के आधार पर ही उनको सम्मानित न्यायालय माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अभी नहीं पता चला कितने साल के? अभी ये परीक्षण का विषय है। सर द्वारका बिहार कॉलोनी में भी आज चोरी हुई है, कल लहेरिया के दत्ता धाम में चोरी हुई थी, कल खुरई में भी चोरी हुई थी। सर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आरोपी पकड़ से बाहर है। निकट भविष्य में ये 2-3 चोरियाँ जिनका आपने नाम लिया ये चोरी हुई हैं, पुलिस को संदेह है किसी एक ही गिरोह ने सारी चोरियाँ की होंगी। अतः जो इनमें साक्ष्य उपलब्ध है उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही ये चोरों को जो है पकड़ के जो है सलाखों के पीछे ले जाएगी। सर लगातार चोरियां और मर्डर की घटनाओं से ऐसा नहीं लगता